हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू बुक से चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है दृश्य या फिर कह दो कि झांकियाँ। हम लोग देख रहे हैं कि पास्ट में किस तरीके से हमारे देश में क्या क्या होता आया है और क्या क्या हुआ है। तो बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपको हिस्ट्री के वो दृश्य दिखाएगा जो आप दिल से महसूस कर पाओगे। तो देखो, बिफोर यू रीड करने से पहले यहाँ पे कुछ बातें बताई हुई है। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that lead to the event known as the First War of Independence in 1857. बच्चों, यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में यानी पिक्चर्स के फॉर्म में आपको सब बातें बताई जाएंगी, स्पीचेस दी जाएंगी। स्पीच बबल का मतलब होता है ना, ये आप जो देख रहे हैं इसे स्पीच बबल कहते हैं। तो पिक्चर और स्पीच बबल के द्वारा आपको 1757 और 1857 के बीच की बातें बताई जाएंगी। पूरे 100 साल की बातें हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि क्यों ऐसा क्या हो गया था हमारे साथ में, हमारे देशवासियों के साथ में, कि हमें पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में शुरू हुआ था ये करना पड़ा। तो ऐसी क्या बातें हो गई थी हमारे देशवासियों के साथ में कि वो और नहीं सह पाए। तो देखो, पहला है द मार्टियर्स। मार्टियर्स मतलब जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिन्होंने बलिदान दिया देश की खातिर। तो देखो, एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ओ माई कंट्रीमैन, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of Indian martyrs. तो जितने भी मेरे देशवासी हैं, आपने बच्चों गाना सुना ही होगा। लता मंगेशकर जी ने ये गाना गाया है, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो लौट के घर ना आए तुम याद करो कुर्बानी। तो बस ये वही बताया हुआ है कि मेरे देशवासियों, अपनी आंखों में आंसू भर लो, उनको याद करते हुए जिन्होंने अपनी जान का सेक्रीफाइस दिया है, बलिदान दिया है देश के लिए, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये जवाहरलाल नेहरू है, भगत सिंह और झांसी की रानी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस। तो सभी महान नेताओं की यहाँ पे पिक्चर दिखाई हुई है। अब बच्चों, पिक्चर नंबर 2, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849। तो कंपनी किस तरीके से भारत के अंदर धीरे धीरे आई और धीरे धीरे इसने भारत के अंदर अपना साम्राज्य फैला दिया। तो कंपनी यानी ब्रिटिशर्स, विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी। उसके पास में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में सुपीरियर वेपन्स थे, बड़े अच्छे हथियार, बंदूकें, तोप थे, और इन्हीं के दम पे इसने भारत में धीरे धीरे अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। अब जो भारतीय उस समय पे राजा वगैरह थे, आपस में इनकी नहीं बनती थी और वो शॉर्ट साइटेड थे। शॉर्ट साइटेड मतलब वो दूर की नहीं सोचते थे, वो हमेशा यही सोचते थे कि अगर हम अंग्रेज़ों की मदद ले लेंगे तो अंग्रेज़ हमें दूसरे राजा से युद्ध लड़के हमें जिता देंगे, क्योंकि उनके पास में अच्छे वेपन्स है। अंग्रेज़ों ने बड़े ही बटर पॉलिश की, ये भी कह सकते हो, राजाओं को बेवकूफ़ बनाया। The people had no peace due to such constant fights। और आपस की युद्धों के कारण राजगद्दी को हथियाने के लिए हमेशा ही राजा छोटी सोच रखते थे और आपस में लड़ने की सोचते थे। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। और क्या हुआ, जो राइवलरीज थी, यहाँ पे स्टूडेंट राइवलरीज है ये, तो राइवलरीज यानी एक दूसरे को हराने की, एक दूसरे से लड़ने की जो इनके दिल में बातें थी, इन सब का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठा लिया। और ब्रिटिशर्स क्या कहते थे कि भाई राजा साहब, हम आपकी मदद करेंगे युद्ध में, हम आपको जिता देंगे, लेकिन बदले में आप हमें इतना टैक्स दिलवाएंगे, आप हमें ये करेंगे। तो इस तरीके से ये ब्रिटिशर्स धीरे धीरे हमारे इंडिया में घुसने लगे। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting।
और फारसिंग यानी टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के राजा, उन्होंने ये चीज़ सोची कि ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इंडिया में घुस रहे हैं और उन्हें किसी तरीके से निकालना होगा। उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध लड़ा जब तक वो जिंदा रहे, यानी युद्ध लड़ते लड़ते ही उनकी मृत्यु हो गई। Thank God there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. It is good. It is God who sent the British. Our destiny is linked with them. तो यहाँ पे ये देखो कुछ राजा वगैरह हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं। क्या हुआ, ये सोच रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ ब्रिटिशर्स आ गए, अब कोई लड़ाइयाँ नहीं हो रही है, आपस में कोई लूट नहीं हो रही है, बड़ा ही अच्छा हुआ, ये तो अच्छा है भगवान ने ब्रिटिशर्स को इधर भेज दिया। ये दूसरा आदमी बोल रहा है कि हमारी डेस्टिनी यानी हमारा जो भी नसीब है वो ब्रिटिशर्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट्स टू दिस कॉन्क्वेस्ट, और इंडियंस किस तरीके से इन बातों पे रिएक्ट करते थे। तो चलो ये देखो, पब्लिक हमेशा आपस में बातचीत करती है तो वो बताया हुआ है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और dethroned आवर किंग्स। तो एक व्यक्ति बोल रहा है कि जो वाइट मैन है, ये ब्रिटिशर्स है, इन्होंने हमारे किंग्स की राजगद्दी हत्या ली है, इन्होंने मार दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि हाँ, कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन थे तो यहीं के, मारना तो ज़रूरी नहीं था। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर। ये दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि अब तो हम फॉरेनर्स के स्लेव यानी गुलाम बन गए हैं। अभी तक तो राजा था, जैसा भी था बुरा था, लेकिन कम से कम वो हमारे देश का तो था। अब देखो थर्ड पिक्टोरियल में यहाँ पे बताया गया ब्रिटिश रूल के बारे में। 1765 से 1836 की यहाँ पर हम बात करेंगे, किस तरीके से ब्रिटिश रूल फैलता गया। Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. Anyone who crosses the seas loses his religion. All the misery in the world is due to women. तो अब जो religious leaders होते थे, धर्म गुरु जिनको कह सकते थे, वो कुछ बेकार से आइडिया उस वक्त फैला रहे थे। अनटचेबिलिटी मतलब लोअर कास्ट लोगों को छुओ मत, उनसे बात नहीं करो, चाइल्ड मैरिज करवाओ। यहाँ पे ये देखो एक धर्मगुरु कह रहे हैं लोगों से जो भी सी को क्रॉस करेगा उसका रिलीजन ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है यहाँ पर ऑल द माइसरी, जितनी भी इस दुनिया में दुख दर्द जो है वो सब एक स्त्री के कारण है, औरतों के कारण है, तो औरतों को मार दिया जाए, औरतों को ख़त्म किया जाए, औरतों पे अत्याचार किया जाए। इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. और ट्रूथ ये था कि एक्चुअल में ब्रिटिशर्स के भारतीय गुलाम बनते जा रहे थे, चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद पोस्ट के लिए वो चापलूसी कर रहे थे। देखो यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं, इसी का फ़ायदा उठा लिया था ब्रिटिशर्स ने। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि यहाँ के जो लोकल पब्लिक है ये किसी काम के नहीं है और इनमें ऑनेस्टी भी नहीं है, इनको थोड़ी सी भी पैसे देंगे तो ये हमारे गुलाम बनने को तैयार हो जाएंगे। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ये इंडियन ही लग रहा है और ये क्या कर रहा है, इसकी चापलूसी करने की कोशिश कर रहा है ब्रिटिशर्स की, ताकि इसको कुछ पोस्ट मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. But your men are taking all my crop. You are still in errors. If you don't pay next week, I will send you to jail. तो यहाँ पर देखो ब्रिटिशर्स जो थे ये मर्चेंट यानी कि व्यापार करने के बहाने यहाँ पर घुस आए थे और इन लोगों को व्यापार की आड़ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए था। प्रॉफिट के साथ साथ ये बहुत सारा टैक्स लगा रहे थे फार्मर्स के ऊपर, फार्मर्स को फील्ड में काम करने से रोक रहे थे। यहाँ पे ये देखो गरीब इंसान कह रहा है कि आपका जो आदमी है वो मेरा सारा का सारा अनाज लेकर जा रहा है। उसने कहा कि हाँ, तुम्हारा सारा अनाज ले जाने के बाद में भी अभी भी तुम्हारा हिसाब चुकता नहीं हो रहा है, अगर तुमने नेक्स्ट वीक तक ये पे नहीं किया है तो फिर मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो इस तरीके से अत्याचार किया जा रहा था भारतीयों पे। भारतीयों से आपने बच्चों लगान मूवी देखा होगा, आमिर खान का लगान मूवी है, उसमें भी इस तरह की बातें डिस्कस की गई हैं कि किस तरीके से परेशान किया जाता था। एक तो पहले काम करवाते थे, पैसे भी नहीं देते थे, उसके बाद टैक्स भी लगा देते थे।
Still, the British invented other methods which gave them more profits. और ब्रिटिशर्स ने और भी अलग अलग methods ढूंढ निकाले थे जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. तो ये ब्रिटिशर्स कह रहा है, ये ब्रिटिशर इनसे कह रहा है कि जो भी हमारा गुड्स यानी सामान मैन्युफैक्चर होता है इंग्लैंड में बनता है और उसे हम जब बेचने के लिए भारत लेकर आते हैं तो हम उस पर कोई भी टैक्स या इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे. अ गुड आइडिया, ये बोल रहा है कि बहुत बढ़िया. द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज. अब क्या होगा आप खुद ही सोचिए बच्चों, अगर आपको 200 रुपीज़ में जीन्स मिल रहा है और वही आपको कॉटन का या खादी का धोती 1000 रुपये में पड़ रहा है तो आप क्या खरीदेंगे? 200 रुपये का जीन्स खरीदेंगे, क्योंकि वो एक तो दिखने में स्टाइलिश भी होता है, लंबे समय तक भी चलेगा, धोती का फैशन भी नहीं है और वो महंगा भी है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में उतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, अच्छी मशीनें नहीं थी, कपड़ा बनने में समय लगता था. तो इस तरीके से लोगों ने भी अब ब्रिटिशर्स के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीदना स्टार्ट कर दिया. तो हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ और हमारे देश के आर्टिसंस बहुत ज़्यादा उनकी हालतें ख़राब हो गई. तो देखिए inevitably famines followed between 1822 and 1836. 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन. तो लोगों ने सोचा भी नहीं था उतनी बुरी हालत हो गई, फैमाइन यानी सूखा पड़ने लगा हमारे देश में. 1822 से 1836 के बीच में लगभग 15 लाख इंडियंस मर गए भूख से. द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस. और ब्रिटिश पॉलिसीज ने जो हमारे देश के एक्सपर्ट आर्टिसंस थे, यानी जो भी फील्ड में थे, कोई मटका बनाने वाला, कोई कारपेट बनाने वाला, उन सब के धंधे चौपट कर दिए और इसके कारण उनकी ज़िंदगी बहुत ही बदतर हो गई. अब बात करते हैं फोर्थ पिक्टोरियल में राजा राम मोहन रॉय के जीवन पे आधारित कुछ दृश्य दिखा रखे हैं. 1772 से 1833 के बीच की ये बात है. Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. राजा राम मोहन रॉय बहुत ही समझदार, बहुत ही वाइज मैन, पढ़े लिखे व्यक्तियों में माने जाते थे बंगाल के, और उन्हें समझ में आ रहा था कि कंट्री के साथ में क्या गलत हो रहा है. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. तो राजा राम मोहन रॉय किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए ये बात कह रहे हैं कि हमारा कल्चर बहुत ही ग्रेट है, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, हम अपने देश को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, हमारे अचीवमेंट्स बहुत बड़े हैं और हम बहुत अच्छा अचीव भी कर सकते हैं. लेकिन सबसे पहले हमें हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, उनको फिर से रिफॉर्म करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा. सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास की जो बेकार बातें हैं जो लोग फैला रहे हैं, ये सब हमें बर्बाद कर रहे, इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा. He told his wife Uma, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. तो यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय अपनी पत्नी से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से गाय अलग अलग कलर की होती है लेकिन उनका दूध एक सा होता है, टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, उनके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका सबका लक्ष्य एक ही होता है, उसी तरीके से हर रिलीजन का भी मतलब एक ही होता है. यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं. He was attracted by science and modern knowledge. राजा राम मोहन रॉय विज्ञान से और नॉलेज से, फैक्ट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, प्रभावित थे. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. उनका कहना था कि नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए और साइंटिफिक होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, उसमें फिर कोई अंधविश्वास नहीं होना चाहिए. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. तो वहाँ पे ये सी दरिया को क्रॉस करके गए ब्रिटिशर्स के कंट्री में, ये देखने के लिए कि ऐसा क्या है ब्रिटिशर्स के पास में, वो पावरफुल क्यों माने जाते हैं. We accept you as rulers and you must accept us as subjects, but you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects. तो वहाँ जाकर इन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा कि हम आपको रूलर्स मान भी लेते हैं, लेकिन आपको हमें एक सब्जेक्ट की तरह
एक सही इंसानों की तरह मानना होगा, क्योंकि आप ये भी समझ लीजिए कि रूलर्स की कुछ जिम्मेदारी भी होती है। ऐसा नहीं कि बस हम तो आपको महान रूलर्स मानते रहें और आप हमारे साथ में बुरा बर्ताव करें। He started newspaper, but the suspicious British stopped them in 1823. राजा राम मोहन रॉय ने माना कि लोगों के पास में नॉलेज होगी तो ही लोग कुछ कर पाएंगे, वो अवेयर हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने अलग अलग न्यूज़पेपर्स भी स्टार्ट किए। लेकिन ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर इंडियंस नॉलेज में आगे हो जाएंगे, उन्हें पता चलने लगेगा, वो अवेयर हो जाएंगे कि क्या हो रहा है, तो फिर आगे चल के गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए उन्होंने उनके न्यूज़पेपर्स को बंद करवा दिया। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ऑपरेशन, तो ऑपरेशन का मतलब होता है कि दबाना। किस तरीके से ब्रिटिशर्स अब हमें बहुत ही दबा रहे थे और हम जो हैं उनसे दब नहीं पा रहे थे और हम उनसे आगे बढ़कर, मतलब हम चाहते थे कि उनसे अब हम आज़ाद हो जाएं। तो 1765 से 1835 के बीच में क्या हुआ? But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. और ब्रिटिशर्स हमें किसी ना किसी तरीके से दबा रहे थे, परेशान कर रहे थे, उकसा रहे थे। 1818 में उन्होंने एक रूल पास कर दिया जिसके तहत वो किसी भी भारतीय को बिना किसी दोष के, बिना उसका जुर्म साबित हुए सीधा जेल में डाल सकते हैं। कोर्ट में भी ले जाने की जरूरत नहीं थी। All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes इन प्राइवेट बिजनेस। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? बड़ी बड़ी सैलरीज ले रहे थे और अपने प्राइवेट बिजनेस को भी चला रहे थे और हम पर राज कर रहे थे। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। बच्चों, आज से 200 साल पहले की ये बात हो रही है। आप ये समझिए 200 साल पहले 7 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का सामान ब्रिटिशर्स हमारे देश में से ब्रिटेन से एक्सपोर्ट करके हमारे देश में लाया करते थे। आप समझ सकते हैं कि उस समय भी हमारे देश के पास में कितना पैसा था और हमारे पैसे से ये सभी बहुत ही अमीर बनते जा रहे थे। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नर जनरल है बेंटिक, इन्होंने क्या किया? द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये जो कॉटन वीवर्स हैं अब उनके बोन्स जो भी हैं हम सबको ख़त्म कर देंगे और अब बस हम क्या करेंगे? अपने देश को और ज़्यादा प्रॉस्परस कराएंगे। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगेन टू डाई। उन्होंने कहा कि देखो किस तरीके से अब ये हड्डियाँ निकल आई है उनकी और अब धीरे धीरे इनके प्लेन्स में ही इनकी हड्डियाँ मिल जाएंगी। अब देखिए हम 6 पिक्टोरियल में देखेंगे डिससेटिस्फैक्शन, किस तरीके से अब हमारे देशवासियों के बीच में डिससेटिस्फैक्शन हो रहा था। हमारे मन में अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा जाग रहा था, हम उनसे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। 1835 से 56 के बीच की बात है। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इन 1835 अ इंग्लिशमैन नेम्ड मैक्यूले सजेस्टेड अ चेंज। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। आई एग्री। अब उस समय पे हमारे देश में पर्शियन लैंग्वेज या संस्कृत लैंग्वेज में एजुकेशन मिलता था। मैक्यूले नाम के ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई हम लोगों को अब इंग्लिश लैंग्वेज इन लोगों को सिखानी चाहिए इंडियंस को, क्योंकि अगर हमारे घर में कोई नौकर है, हमें उससे बातचीत करनी है, नौकर को कोई काम समझाना है, अगर हम किसी को ड्राइवर रखते हैं या हम किसी को भी एम्प्लॉय करते हैं काम के लिए, हमें कुछ बातें भी जाननी है, तो अब हमें इन लोगों को इंग्लिश भी सिखानी चाहिए। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. तो English education ने क्या किया? ऐसे clerks, ऐसे लोग दिए जिसको ब्रिटिशर्स ने जॉब पे रखा बहुत ही कम पैसे पे, और ऐसा भी हुआ कि हमारी न्यू जनरेशन का जन्म हुआ इंग्लिश एजुकेशन के कारण, जो कि बहुत ही समझदार थे। We must educate our brothers and try to improve their material conditions. For that we must convey our grievances to the British Parliament. अब क्या हुआ? जो समझदार लोग थे वो कह रहे थे कि हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए
समझाना चाहिए, ताकि उनकी जो कंडीशंस है, जो सुपरस्टिशंस और ये गलत विचारों में वो रहते हैं, एजुकेशन से उनको अवेयरनेस मिलेगी। बाय 1856 बच्चों, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने देखा था सिर्फ थोड़े ही पार्ट में पिंक कलर्ड एरिया था जहाँ पे ब्रिटिशर्स थे। अब देखो चैप्टर जब आधा हो गया, आप देख रहे हो किस तरीके से 1856 तक मैक्सिमम पार्ट्स में ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा कर लिया था। By 1856, the British had conquered the whole of India. They cared little about the needs of Indians. Our kings have become puppets and we have lost our old jobs. तो यहाँ पर लोग बाग अब क्या बातें कर रहे हैं, शुरू में बोल रहे थे कि किंग्स मर गए, अच्छा हुआ, किंग वैसे भी बड़े बेकार थे, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि किंग्स जैसे भी थे, लेकिन किंग को इन्होंने अपना पपेट बना लिया, अपनी कठपुतली बना ली, उनको बेवकूफ़ बना के, और ये अब हम पे राज कर रहे हैं, हमारी जॉब्स भी चली गई। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है हमारे लैंड भी खत्म हो गए, हमारी ज़मीनें भी चली गई। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, और वो क्या कर रहे हैं, हमारे भाइयों को, हमारे भाइयों का रिलीजन भी बदल रहे हैं, धर्म भी बदल रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो यहाँ पे दूसरे व्यक्ति ऐसे बोल रहे हैं कि भाई सब लोग बस आपस में सिर्फ बातें करते हैं, कुछ ऐसा करो जिससे हम इन लोगों को भगा सकें। अब 7th पिक्टोरियल में हम देखेंगे 10 स्पार्क्स, किस तरीके से हमारे पूरे देश में आज़ादी के लिए चिंगारी जल उठी थी। तो देखो 1855 से 1857 2 सालों में क्या हुआ। Taxes continued to ruin the peasants in Bengal. The Santals, who had lost their lands under new land rules, became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. तो टैक्सेस इसी तरीके से लेते जा रहे थे ब्रिटिशर्स, हमारा देश गरीब होता जा रहा था, मजदूरों का हाल बेहाल था। बंगाल में जो सांथल से कम्युनिटी थी, उनकी सारी ज़मीन ब्रिटिशर्स ने एक रूल बना के, लैंड रूल बना के कब्जे में ले ली। ये सांथल्स डेस्परेट हो गए, बड़े उत्साही हो गए, उत्तेजित हो गए कि बस किसी भी तरीके से अब इनको हमें यहाँ से भगाना है। 1855 में उन्होंने क्या कर दी, बगावत कर दी, रिबेलियन हो गए वो, और उन्होंने मैसाक्ड यानी बहुत बुरी तरीके से बहुत सारे यूरोपियंस को और उनके सपोर्टर्स को भी जिंदा जला दिया था। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो कि कितना बुरा उस समय का माहौल होगा। Discontent was brewing in the East India Company's army too. The white soldiers get huge pay, mansions to live in servants, while we get a pittance and slow promotions. The Angrez ask us to cross the sea, which is against our religion. Who is the topi wala to abolish our age-old customs? We must drive out the Angrez. Sepoy Mangal Pandey attacked the adjutant of his regiment and was executed. तो क्या हुआ बच्चों, अब जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी, इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे सिपाही काम करते थे। आपने जैसे कि मूवी में देखा होगा, दैट मूवी केसरी मूवी, जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया है, किस तरीके से अंग्रेज इंडियंस को अपने फौज में, अपनी आर्मी में रखते थे, बहुत कम सैलरी देते थे, अंग्रेज सिपाहियों को अच्छा प्रमोशन मिलता था, अच्छी सैलरी मिलती थी। तो आपस में इनमें भी क्या हो गया, मतभेद हो गया। अब मंगल पांडे नाम के एक सिपाही थे, जिनको वो ब्राह्मण थे, और जब उनकी ये पता चला कि जो बंदूकें, ये सब जो आर्म्स एम्यूनेशन यानी वेपन्स होते हैं, इन पे गाय का मांस, गाय का चमड़ा लगा होता है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, और उनको ऐसा लगा कि बस अब अंग्रेजों को हमारे यहाँ से निकालना चाहिए। Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms. तो थाउजेंड ऑफ सिपॉयज यानी हजारों सिपॉयज ने रिवॉल्ट कर दिया, बगावत कर दी, गुस्सा कर दिया, लड़ाई कर दी, और उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म्स के को भी हटा दिया। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, और उन्होंने क्या किया, अब जो हमारे सिपाही थे उन्हें जेल के पीछे डाल दिया गया, उन्हें बहुत तरीके से प्रताड़ित किया गया, तड़पाया गया, मारा गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। Oh, proud Brahmin soldier, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? What the white man has deceived us too. तो कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जिनको भारतीयों की थोड़ी कदर थी, उन्हें लगा कि ये ब्राह्मण इंसान है, और ये जो बंदूक की बुलेट को जो अपने मुंह से खोलता है,
वो काऊ के मांस से, पिग के मांस से बनी हुई है। यहाँ पे देखिए बच्चों, हिंदू रिलीजन में गाय का मांस खाना बहुत ही गलत माना जाता है, उसी तरह से मुस्लिम रिलीजन में पिग का मांस खाना बहुत ही गलत माना जाता है। तो इस तरीके से लोगों में अब गुस्सा बढ़ गया था। Soon, chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. अब क्या हुआ, रोटी चपाती के ऊपर मैसेजेस लिखे जाते थे, क्योंकि पेपर न्यूज़पेपर तो सब बंद थे, सब पे बैन था, और एक दूसरे को मैसेजेस पहुंचाए जा रहे थे कि अब किसी भी वक्त हमको आपके गांव वालों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अब हम सब मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स डेट टू द फॉरेनर, द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रॉइड्स। तो अब हमारे सिपाहियों के पास में भी लोटस फ्लावर, कमल का फूल सर्कुलेट होने लगा। हमारे सिपाही आपस में बात कर रहे हैं कि डेथ टू फॉरेनर, हम इन सभी को मार डालेंगे। द मासेस गिव ऑल हेल्प, तो हम किसी ना किसी तरीके से पूरी मदद करेंगे, शेल्टर देंगे जितने भी देशभक्त हैं उन सभी को। अब बच्चों पिक्टोरियल नंबर 8 में रिवॉल्ट की बात आ चुकी है। 1857 में हम पहुंच गए। हमने बात की थी कि 1857 तक क्या हो गया था हमारे देश के साथ, कि हमने पहला रिवॉल्ट किया था। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ में एक बहुत ही वायलेंट आउटब्रेक यानी दंगे फसाद होने लगे। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह। तो हमारे जो सिपाहीज थे वो एम्परर के पास में पहुंच गए। अब एम्परर से मदद मांगने लगे कि हम सभी को आपकी मदद चाहिए और ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना है। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, किसी भी तरह से हम लोग बहुत ही बगावत पे उतर आए और हमने उन सभी के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore। और बहुत सारे ऐसे लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, बड़े बड़े लोग थे जिनकी लैंड भी ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज में लूट ली और वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, यस वी विल हेल्प यू। तो उन्होंने आम लोगों के लिए भी मदद के रास्ते खोल दिए। उन्होंने कहा कि वाइट मैन बहुत बुरे हैं, उन्होंने हमारे साथ भी गलत किया और हम भी कॉमन पीपल की मदद करेंगे। 9 पिक्टोरियल में द फाइट फॉर फ्रीडम 1857 की बात है। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। तो यहाँ पे बेगम हजरत महल लखनऊ की महारानी जो थी, रूलर थी, वो भी बहुत गुस्से में थी। उन्होंने कहा वाइट मैन्स ने मेरा भी राज्य मुझसे छीन लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रनिंग आवर लैंड रूइनिंग आवर लैंड। तो यहाँ पे ये पॉपुलर लीडर थे उस समय के, मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद। उन्होंने लोगों से कहा कि भाइयों जागो, उठो, अंग्रेज हमारे धरती को खराब कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन हो गया था। दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर्स, और ये सभी लोग आपस में मिल गए, इकट्ठे हो गए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। और अब हर कोई जाग चुका था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, चाहे बरेली हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो। Azimullah Khan told Tatya Tope, we should have the Peshwa Nana Sahib as our leader in this war of independence। और अजीमुल्ला खान, आप देख सकते हो बच्चों, हमारा देश कितना एकता में एकजुट हो चुका था। हिंदू मुस्लिम सभी हमारे देश के लिए एकजुट थे, सभी इंडियंस की तरह लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि तात्या तोपे को हमें अपना लीडर, तात्या तोपे के साथ मिलकर हमें पेशवा नाना साहिब को अपना लीडर बना लेना चाहिए ताकि हम इंडिपेंडेंस का वॉर छेड़ सके। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। तो 83 ओल्ड ये कुंवर सिंह हैं जो बिहार के थे, उन्हें एक गोली लगी उनके हाथ पर। उस समय में गोली लोहे की होती थी जिससे सेप्टिक फैल जाता था, पूरे शरीर में जहर फैल जाता था। जहर ना फैले, वो कुछ देर तक युद्ध कर सके, तो वो किस तरीके से अपना हाथ ही काट कर गंगा में नदी में फेंक रहे हैं और गंगा माता से ये कह रहे हैं कि ये मेरा लास्ट ऑफरिंग है, मेरा लास्ट गिफ्ट है आपके लिए। द पैट्रियट्स
pronounced upon the British and fought pitched battles all over North India। और जितने भी देशभक्त थे उन सभी ने एकजुट होके बहुत सारी कंटिन्यूअस बैटल लड़ी नॉर्थ इंडिया में अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो बच्चों ये सारे पिक्टोरियल्स लिए गए हैं फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट SD सावंत की जो बुक है उसमें से। बच्चों इस चैप्टर को देखने के बाद आप पूरी तरह से पास्ट के उन दृश्यों को फील कर पा रहे होंगे, आज़ादी की कीमत समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमारे देश ने ब्रिटिशर्स से लड़कर मरकर आज़ादी हासिल की है और इसकी क्या कीमत है। तो बच्चों अगर चैप्टर समझ में आया है, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज़ विजडम।